अकेला खड़ा एक आदमी चमक भरी आंखों से पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसके दोस्त ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सपने देख रहा है अविनाश? अविनाश ने मुड़कर देखा। सपने तो बहुत दिन से देख रहा था, अब सच होने का वक्त आया है। अब मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। दोस्त ने खुश होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बीवी कब से इंतजार कर रही थी। अविनाश के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। शादी के दिन ही बुलावा आ गया था। न बीवी से बात करने का मौका मिला, न उसके आंसू पोंछने का। दोस्त ने कोहनी मारकर उसे छेड़ा, साफ साफ बोल, न सुहागरात मनाने का मौका मिला, न हनीमून पर जाने का। अब दिल के सारे अरमान पूरे कर लेना। अविनाश ने शर्मीली से मुस्कुराहट देते हुए कहा, 1 महीने की छुट्टी है अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह खुशनुमा और हल्का माहौल था। एक कमांडर के साथ यहाँ पर 2 अफसर और कुछ जवान तैनात थे। ढलते सूरज की हल्की रोशनी में सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक गोलियों की दंदनाहट से मीलों तक फैला सन्नाटा दहल गया। पेड़ों पर बैठे पंछियों का झुंड आसमान की तरफ उड़ गया। पहली गोली अविनाश के सीने को चीर गई। अरुण के सामने वो लाश बनकर गिर पड़ा। चेहरे पर अब तक वही शर्मीली मुस्कान थी। अरुण बैरक्स की तरफ भागा। बाकी फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले सभी एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। ऐसे में भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। काले कपड़े पहने, भारी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। एक जगह खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। किसी का हाथ गायब था तो किसी का सिर फट गया था। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। उसने अपने साथी के हाथ से सैटेलाइट फोन पर एक बटन दबाया और अहंकार भरी आवाज में कहा, मुबारक हो जनाब, पहला मिशन कामयाब हो गया। उधर से जवाब सुनकर उसने ठहाके लगाते हुए कहा, उन्हें एक गोली तक चलाने का मौका नहीं दिया हमने, सब के सब पहले वार में ही खत्म। फोन काटकर उसने नफरत से मरे हुए सैनिकों की तरफ देखा। कहीं के तुम जैसे कमजोर सैनिक बॉर्डर पर रख के हमारा काम आसान कर दिया। आज एक चौकी उड़ाई है, कल अगले पड़ाव को मिट्टी में मिला देंगे। वालों को शांति चाहिए ना, तो मौत से बेहतर शांति कहां मिलेगी। इस पूरे बॉर्डर की चौकियां एक एक करके उड़ा देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके पे हमारा परचम लहराएगा और ये खूबसूरत इलाका हमारे देश का हिस्सा बन जाएगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ सिर्फ 9 लाशें हैं। लंबे आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। 10वां सैनिक कहा गया? इस चौकी पर तो 10 लोग थे। ठीक से देखो, डरपोक कहीं अंदर छुपा तो नहीं बैठा। उसके साथी ने इनकार किया। सब जगह देख लिया जनाब, जिंदा या मुर्दा कोई और नहीं मिला। उनके सरदार दिखने वाले लंबे आदमी ने फिर से फोन मिलाया। एक सैनिक गायब है, भागने का तो सवाल ही नहीं, हमने मौका ही नहीं दिया। वो शुरू से यहाँ मौजूद नहीं था। आप कहें तो उसे ढूंढने आगे तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ से उसे सख्त आवाज में निर्देश मिला, इस वक्त आगे जाने में खतरा है। नहीं, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की मिट्टी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट आओ, उसे जंगल में खत्म करना। सरदार ने फोन बंद करके अपने आदमियों को कहा, ये लाशें उठा के रसोई घर में डाल दो और इस जगह को आग लगा दो। राख हो जाने दो बॉर्डर की पहली चौकी। इन्हें पड़ोसी देश की ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग की लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था। आखिर है कहां वो 10वां सैनिक? जंगल के रास्ते से घोड़ा गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे से ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगली चौकी के लिए निकला था। पहाड़ों के ऊपर बसी उनकी चौकी तक जाने की कोई सड़क या सीधा रास्ता नहीं था,
पथरीली पहाड़ियों और कच्ची पगडंडियों के साथ घने जंगल से गुजरता हुआ सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही एक तरीका था आने जाने का, या फिर पैदल चलना होता। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहद शानदार लगती थी। पिछले 6 महीनों से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी, जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम का परिवार पहाड़ों के नीचे गांव में रहता था। उसके परदादा और उनसे पहले के परिवार के सदस्य ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचते थे और उसी कमाई से अपनी गुजर बसर करते थे। बॉर्डर के नजदीक होने के कारण अक्सर सेना के जवान उनके गांव के आसपास नजर आते। विक्रम के पिता बचपन से वर्दी वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखने लगे। उन्हें बचपन में स्कूल की शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए ये सपना पूरा ना हो सका, पर अपने बेटे को उन्होंने शुरू से पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी सफल हो गई। तुझे अपने देश के सैनिकों की वर्दी में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही फौजी बन गया। इस वर्दी की इज्जत करना और अपने देश का नाम हमेशा ऊंचा रखना। गर्व है मुझे अपने बेटे पर। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीनों में उसने एक बार भी गन नहीं चलाई थी। एक असली फौजी होने का उसे कोई अनुभव ही नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बेहद घने जंगल से। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि उनकी टहनियों और पत्तों से सूरज की रोशनी पूरी तरह से कट गई थी। जंगल के ज्यादातर हिस्से की जमीन पर सूरज की किरणें कभी नहीं पड़ती थी। सदियों पुराने पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि 4-5 आदमी उनके पीछे छुपे रह सकते थे, लेकिन इस जंगल से गुजरकर सरहद पार करना बेहद मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। फिर भी सरहद की रक्षा के नाम पर सेना की एक छोटी टुकड़ी को यहाँ रखा जाता था, लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें या तो किसी वजह से सजा दी गई हो या वो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था इस वक्त सभी बाहर बैठकर कप्तान अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेजर रवि अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर निहार रहे थे जब कप्तान अरुण गिटार पर एक प्यार भरे फिल्मी गीत की धुन बजा रहे थे। सूबेदार हनुमान सिंह ने चुटकी लेते हुए पूछा, सर जी, आप ये गाना अपने लिए बजा रहे हैं या मेजर साहब के लिए? अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबके लिए सूबेदार साहब। आपको भी भाभी जी की याद आई या नहीं? कर्नल राकेश हंसने लगे। हम लोग अब अपनी बीवियों को प्यार भरे गीतों से नहीं, फोन पर मिली उनकी डांट से याद करते हैं। मौज मस्ती के दिन तो तुम्हारे हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी मंगेतर विशाखा कभी तुमसे गुस्सा होती है या नहीं? अरुण ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस एक बार हुई थी सर, क्योंकि इतने महीनों से छुट्टी नहीं जा पाया। ठहाका लगाते हुए कर्नल राकेश ने कहा, वो तो प्यार वाली फटकार मिली होगी। हमारी उम्र तक आते आते इस डांट से सारा प्यार हवा हो जाता है, रह जाती है सिर्फ गुर्राती हुई श्रीमती जी, चाहे फोन पर हो या साक्षात। मेजर रवि ने कर्नल राकेश की ओर देखा। देश की सेना के इतने बड़े अफसर जो किसी दुश्मन से नहीं डरते, अपनी बीवी की एक आवाज में फौरन चुप हो जाते हैं। सूबेदार हनुमान सिंह ने सबको सूप देते हुए कहा, साहब जी, असली सरकार तो घर की होती है। देश की सत्ता हम अपने वोट से हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद घर पर हुकूमत तो परमानेंट बीवी की हो जाती है, उसे बदलना आसान नहीं होता। सबके हंसने की आवाजें चारों तरफ फैल गई। राइफलमैन अविनाश ने अरुण को दिलासा दिया, इनकी बात सुन के आप शादी का इरादा मत बदल देना सर। महीनों तक जब ड्यूटी करने के बाद बीवी का शर्माता मुस्कुराता चेहरा देखने को मिलता है तो लगता है जिंदगी में बाहर आ गई। मेजर रवि हंस पड़े। अविनाश के अंदर का शायर यहाँ फुर्सत से अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखता है। लंबी सांस लेते हुए अविनाश ने चारों तरफ देखा। और क्या करें सर,
एक गलती के कारण यहाँ पोस्टिंग हो गई तो अपने अंदर के फौजी की जगह अंदर के शायर को ही काम पर लगा देते हैं। सबकी बातें सुनकर विक्रम ने पूछा, बाकी चौकियों में ऐसा नहीं होता क्या? वहां हमेशा लड़ाई चलती है। उसके भोलेपन पर सब हंस पड़े, सिवाय कर्नल राकेश के। सिपाही विक्रम, तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। फौजी होने का मतलब हर समय दुश्मनों से लड़ना नहीं होता, लेकिन हमें अपने आप को दुश्मन के लिए हमेशा तैयार रखना पड़ता है। उसके लिए रोज की एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और अभ्यास जरूरी होता है। यहाँ किसी तरह का ट्रेनिंग का सामान नहीं है। हमारे पास हथियार भी नाम के लिए है, क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। तुम सब किसी न किसी वजह से यहाँ आए हो और मैं इसलिए आया हूँ कि 6 महीने बाद मुझे रिटायर होना है। सारी जिंदगी अपने देश के नाम करने के बाद आर्मी नहीं चाहती थी कि आखिरी पोस्टिंग में मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़े। लेकिन तुम्हारे आगे अभी जिंदगी की किताब के पन्ने खुलने बाकी हैं। जितना हो सके खुद को सख्त और इस लायक बनाओ कि कल अगर देश के लिए जान देनी भी पड़े तो उससे पहले दुश्मन के 10 आदमियों का खून बहाने की ताकत हो। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ थपथपाई। आगे से गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना। विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना वो अब कुछ कहना चाहता था, इसलिए सिर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था कि आज की शाम भी ऐसी ही बीत रही होगी। रास्ते में हुई तेज बारिश की वजह से उसे रुकना पड़ा था, वरना अब तक वो अपनी चौकी पर पहुंच गया होता। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, बस बादल, थोड़ी देर और, फिर तू भी आराम करना। लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि किस तरह का दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब बादल के साथ वो चौकी के नजदीक पहुंचा तो आग की लपटों की लाल रोशनी से आसमान तमतमा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से विक्रम ने बादल को तेजी से दौड़ाया। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सभी टेंट और कमरे आग के लपेट में आ चुके थे। ऊंची ऊंची लपटों के बीच उसे कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही थी। सब लोग कहाँ गए? धड़कते दिल के साथ उसने कदम आगे बढ़ाए। रसोई घर के करीब पहुंचते ही उसे एक अधजली तस्वीर जमीन पर नजर आई। ये तो रवि सर की मैडम और बेटे की तस्वीर है। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। जले हुए दरवाजे के अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंदर जलती हुई 9 लाशें थीं। किसी के सिर्फ पैर बचे थे, किसी का एक हाथ। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। अनाज की बोरियां जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम की नजर लोहे के एक पलंग की तरफ गई। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। पलटकर विक्रम बाहर दौड़ाया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं से उसका चेहरा पूरी तरह भीग गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इधर उधर देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसके दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और चिल्लाकर पूछा, क्यों तुमने दुश्मनों का रास्ता नहीं रोका? तुम तो हमारे देश के पहरेदार हो ना, फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए? जब उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी से टकरा गई तो अपनी मुट्ठियों से आंसू पोंछकर विक्रम उठ खड़ा हुआ। ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था। विक्रम उठकर उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां सैटेलाइट फोन था, लेकिन वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कि वो खुद घोड़े पर सवार होकर कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। नहीं, मैं यहां से भागूंगा नहीं। जिन लोगों ने मेरे साथियों की ये हालत की है उन्हें पकड़ना मेरा फर्ज ही नहीं, मकसद भी है। जरूर वो जंगल में छुपे होंगे और मुझे हर हाल में उन्हें ढूंढना है। विक्रम दौड़कर स्टोर की तरफ आया। आग की वजह से ज्यादातर हथियार पिघल गए थे। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। रसोई घर अब तक पूरी तरह से जल चुका था। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारे और कप्तान अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयानक सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे,
मेजर रवि जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे, कैप्टन अरुण जिनकी शादी होने वाली थी, सूबेदार हनुमान सिंह जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था, और बाकी सब जिनके लिए परिवार वाले पलके बिछाए बैठे थे। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी उसका अफसोस नहीं होता, लेकिन यहाँ इस वीराने में छुपकर आने वाले दुश्मन के हाथों उनका अंत होगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्रम का खून खौल उठा और वो फिर से चीखा, निहत्थे सैनिकों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी कहते हो? कायर हो तुम और तुम्हारा देश। हिम्मत होती तो सामने आकर लड़ते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। एक एक जान की कीमत तुम्हें देनी होगी अपने खून से। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।